अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप महसूस कर सकते हैं कि जो गले की तकलीफ़ है कुछ ज़्यादा ही हो गई है। इसकी वजह से बात करने में भी दिक्कत है और कुछ मुश्किल भी हो रही है। लेकिन आप लोगों से दुआ करने की अपील है कि दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सेहत दे और इंशाल्लाह आपके साथ जो हमारा एक सिलसिला बना हुआ है ये जारी सारी रहे। आज का वीलॉग एक अफसोसनाक ख़बर के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। यकीनन आप लोगों ने भी ये ख़बर सुनी होगी। मौलाना तारिक जमील जो कि मारूफ आलिम दीन हैं, उनके साहबजादे मौलाना आसिम जमील इंतकाल कर गए हैं और इंतहाई अफसोसनाक ये ख़बर है, इसलिए भी कि ये एक अचानक और हादसाती मौत है जिसकी वजह से यकीनन जो अहले खाना है उनका दुख और रंज और ज़्यादा बढ़ जाता है। बताया ये जा रहा है अब तक की इत्तलात के मुताबिक कि गोली लगी है जिसके बाइस उनकी वफ़ात हो गई है और सीने में गोली लगी जिसके बाद उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले। तलम्बा में वो मौजूद थे, तलम्बे जो कि उनका आबाई इलाका है और कुछ लोगों के ख्याल से ये जो गोली लगने का वाक़या है ये कोई कातलाना हमला है, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, जबकि एक तीसरा भी इम्कान हो सकता है कि ये हादसाती तौर पर बंदूक की गोली चलने से उनकी मौत हो गई है। तो बहरहाल पुलिस तो अब ज़ाहिर है इन 3 हवालों से तफ्तीश करेगी। अभी तो बहुत, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक तो बहुत कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ज़ाहिर है कि हर पहलू से छानबीन होगी तो उसके बाद ही सही तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वाक़या पेश आया है। लेकिन जो अभी तक पुलिस ने इब्तदाई एक उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है तो उसके मुताबिक ये एक ख़ुदकुशी का वाक़या लग रहा है, किसी ने मारा नहीं है एटलीस्ट। तो अब देखते हैं कि जी क्या इसमें से मज़ीद छानबीन और तहक़ीक़ात के नतीजे में निकलता है। लेकिन बहरहाल वजह जो कोई भी हो, किसी भी वालिद के लिए, वालिदैन के लिए इससे बड़ा गम नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को जाता देखें और इस तरह से जवान मौत हो। जैसे मैं अक्सर ही ज़िक्र कर देती हूँ, मेरे अपने वालिदैन की तकलीफ़ मैं आज तक नहीं देख पाती और भाई के जाना, हालांकि उनकी तो एक तबई मौत थी, लेकिन इसके बावजूद भी वालिदा को जब भी मिलती हूँ, वालिद को जब भी देखती हूँ, भरपूर इस बात के साथ कि हम लोग पूरी उनके साथ इस वक्त मोहब्बत, हमदर्दी, हर तरह से उनका ख़याल रखने की कोशिश करते हैं, पूरी खिदमत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा महसूस होता है कि जो उनका दुख है, जो एक खला आ गया है उनकी ज़िंदगी में, वो पूरा नहीं हो पा रहा। और वो बार बार यही जिक्र करते हैं कि अपने हाथ से अपने बच्चे को कब्र में उतारना सबसे दुनिया का तकलीफ़ दे अमल है। अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील को सब्र जमील अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके साहबजादे के लिए आगे की मंजिलें आसान करे, उन्हें जन्नत में जगह अता करे। मौलाना साहब बहुत ही शफ़ीक और बड़े नरम दिल शख्सियत के मालिक हैं। अभी चंद दिन पहले ही मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ, 12 रबीउल अव्वल के लिए मैंने स्पेशली उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। बहुत उन्होंने एहतराम और मोहब्बत से, शफ़क़त से ये इंटरव्यू दिया था और आज उनकी तकलीफ़ का सोच रही हूँ तो मुझे फिर से बड़ी तकलीफ़ महसूस हो रही है। तो जी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी जो एक दो ख़बरें हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। एक तो मुझे आपको ये बताना है कि जो पेशावर में पीटीआई की रैली थी, एक दफ़ा फिर से उसके ऊपर धावा बोला गया और वहाँ पर काफ़ी सारे जो कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और फिर से इस पर वही एक चीज़ सामने नज़र आ रही है कि पीटीआई को किसी भी तरह कोई भी सरगर्मी करने की इजाज़त नहीं मिल रही। अगरचे ये रैली इस क्रैकडाउन के बावजूद जारी रही, इंटरेस्टिंगली फिर भी ये रैली उन्होंने निकाली और मुख्तलिफ और गलियों से रैलियाँ निकल आईं। तो फिर अब ये तो एक प्रैक्टिस हमें नज़र आएगी, आप कितनी गलियों से, कितनी सड़कों से, कितनी पुलिस फोर्स यूज़ करके ये रैलियों को ख़त्म कर सकते हैं या उन्हें रोक सकते हैं, कितने बंदे पकड़ कर आप थानों में डाल सकते हैं। तो एक सैलाब की तरह अगर कोई बाहर निकलता है तो उसके आगे बंद बांधना बड़ा मुश्किल है और यही हमने देखा कि आपने एक जगह से रैली बंद की, उनकी नहीं निकलने दी तो वो आगे चल के निकल आई और गलियों से, अतराफ़ से निकल आई और इलाकों में निकल आई। आज मोहम्मद में भी एक रैली निकाली गई पीटीआई की तरफ से। तो पीटीआई की तरफ से ये एक अच्छा मूव है और मेरा ख्याल है कि इस मूव को उन्हें बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल कोई पुरतशद्दुद होने की ज़रूरत भी नहीं है और कोई मायूस भी नहीं होने की ज़रूरत। हिकमत अमली के साथ चलें और अच्छे पॉजिटिव स्ट्रेटजी के साथ जो है
मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको कायम दायम रखें, अपना हौसला बुलंद रखें। आज मुराद सईद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की हुई है अपनी ट्वीट में, जो कि मैं पर्टिकुलरली अगर इस स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिनेरियो में ना भी देखूं तो अदर दैन दिस भी इसमें बड़ी लर्निंग है। अक्सर हम ये कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है, लेकिन ये क्यों कुफ्र है, ये बड़ा सोचने का सवाल है। तो मैं वो ट्वीट पढ़ी थी तो मुझे इसको बड़ा डीपली मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि वाक़तन जब आप मायूस हो जाते हैं, बेसिकली नाउम्मीद हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपना ईमान जो है वो डगमगा रहा है, आपका ईमान कमज़ोर हो रहा है अल्लाह ताला की ज़ात पर। क्योंकि जो मुसलमान है, जो मोमिन है, उसको तो इस बात पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला का जो एक आप कह लें जो प्लान है, जो उसकी ताकत है, वो तो सबसे बढ़कर है, जो उसकी बुजुर्गी है वो सबसे बढ़कर है, उससे आगे तो कुछ भी नहीं है। तो कोई जितना मर्जी कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर ले, हमें मायूस नहीं होना कि हमारे लिए अब सब रास्ते बंद हो गए हैं। वो फिर अल्लाह ताला की ज़ात है जो बंद रास्तों में से भी रास्ते निकालती है, जो हमें तारीकी में भी रोशनी दिखाती है। तो अगर हम खुद ही मायूस होकर बैठ जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम तो ये बात भूल रहे हैं, ये बात कहीं हमारे जहन से निकल रही है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और वही रास्ता निकालने वाला है। तो ये मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी। ये मेरा ख्याल है मैं अगर इसको सियासी मंजरनामे से हटा कर भी ये सोचूं तो आम जिंदगी में भी ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जब भी कभी आप पे मुश्किल वक्त आए तो मायूस ना हो। और मायूसी को इसीलिए कुफ्र करार दिया गया है, कुफ्र इसलिए कि इसका मतलब है कि आपका ईमान कमज़ोर हो रहा है भाई अल्लाह ताला के ऊपर। तो ये एक बड़ी अच्छी प्यारी बात लगी मुझे। और फिर ये बात कि जो एक मुश्किल टाइम है वो उसमें से आगे आप बढ़ते हैं। तो मुझे ये खैर वापस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की तरफ आऊँ तो पीटीआई के लिए इस वक्त सब ये मुझे कहते हुए सुनते हुए नज़र आ रहे हैं कि पीटीआई को मायूस करने के लिए जानबूझकर ये सारा नैरेटिव एक बिल्ड किया जा रहा है कि जी हाँ, बताया जा रहा है, बाकायदा बताया जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म हैं। अभी कल परसों में सुहेल बड़ाई साहब का भी देख रही थी बयान, वो भी यही बात कह रहे थे कि तयशुदा है कि जी उन्हीं को बनाया जाएगा वज़ीर आज़म। और भी आपको मीडिया नैरेटिव यही बनता नज़र आता है, जो अदालतें फैसले दे रही हैं उसके मुताबिक भी यही दिखता है। तो इसमें ये सारे मकसद इसका जो नज़र आता है वो यही है कि जो पॉलिटिकल वोटर सपोर्टर है पीटीआई का, वो ये मान ले कि जी हम जो भी कर लेंगे, आना तो नवाज शरीफ नहीं है, और वो मायूस होकर घर बैठ जाए और फिर वो मज़ामत ना करे, वो वोट ना डाले, वो कोई अपनी राय का इजहार ना करे और वो खामोश होकर दुबक कर सहम कर चुप करके बैठ जाए कोने में। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है बिल्कुल, और इसकी बेहतरीन काउंटर स्ट्रैटेजी ये है कि मायूस ना हुआ जाए और आप उसी तरह जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका वो है, आप उसको अपने इजहार करें, जो भी आपकी पॉलिटिकल सपोर्ट है। मैं फिर ये बात दोहराऊंगी कि आपका हक है कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपना बयानिया अगर समझते हैं कि मिलता है, आप उसकी सपोर्ट कर सकते हैं, भले वो कोई भी पार्टी हो। तो ये एक इस वक्त हमें इज्तिमाई तौर पर सूरत हाल नज़र आ रही है। आज मौलाना ने फिर से एक दफ़ा बड़ी अजीबोगरीब ज़बान इस्तेमाल की, मुझे बड़ी मायूसी हुई। उसकी वजह ये थी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो पिछले 1-2 महीनों में थोड़ा बहुत दिखा रहे थे कर्टसी, और पता चल रहा था कि जी इमरान खान को कोई बुरा भला नहीं कह रहे, कोई इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहे उनके ख़िलाफ़। और अभी जो हाल ही में पिछले हफ्ते में मुलाकात हुई है उसके बारे में भी सब बड़े पॉजिटिव हो रहे थे कि चलें जी ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सियासत में जो है वो मफामत की बात हो, दुश्मनी ना समझा जाए बल्कि रिवायात को आगे बढ़ाया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन आज ही मौलाना साहब को मौका मिला तो उन्होंने फिर से वही अपनी राग लापने शुरू कर दिए, फिर से वो पटरी से उतर गए और फिर से शुरू हो गए कि जी देख लें, हमने आपका जो एजेंट था, यहूदी एजेंट था, उसको हमने जेल पहुंचा दिया है, वो अपने मकाफात अमल जो है वो भुगत रहा है और हम अब इसराइल को भी शिकस्त देंगे। तो वही फिर यहूदी की गर्दान लेकर वो दोबारा से मैदान में आ गए हैं। तो ये सब क्या है? ये शर्म का मकाम है कि आप लोग अभी तक वही पुराना 15-20 साल का नैरेटिव लेके उसके साथ चिपके पड़े हैं। यही वजह है कि नौजवान नस्ल आपको मुस्तरद करती है कि आप लोग आगे ही नहीं बढ़ते हैं। वही आपके पास घिसा पिटा बयान या यहूदी एजेंट उसी को लेके आप जो है वो चलते चले जाते हैं और उसके बाद उसको आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। दुनिया मान रही है पूरी, वो खुद फ़लस्तीनी इस वक्त याद करते फिर रहे हैं कि जी इमरान खान होते तो आज हमारे लिए खुलकर बात करते। जो सारी हम देखते हैं कि इस्लामी रियासतें वो उनको रिस्पेक्ट दे रही हैं और आप जो है यहाँ पर बैठ के यहूदी एजेंट के तराने गा रहे हैं।
तो मतलब आप लोग कब इन चीज़ों से निकलेंगे? अभी तक भी आप लोग ये समझने से कासिर हैं कि ये जो आप इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर इस किस्म की दूसरों के ऊपर फतवे लगाते हैं, इससे कितना आप मज़हब को भी नुकसान पहुँचाते हैं और अगले की ज़िंदगी भी ख़तरे में डालते हैं। अब उनकी ज़िंदगी क्या खैर ख़तरे में डालनी, सारी दुनिया को पता है कि वो कितना बड़ा मुसलमान है या कितना आशिक रसूल है, या क्या उसका एक नैरेटिव रहा है पूरी अपनी हुकूमत के दौरान, कौन सी उसने यहूदी की खिदमत की है, ज़रा ये भी बता दें। अब तो ख़ुद जो आपके लाइक माइंडेड सहाफ़ी हैं वो आकर बताते हैं कि जनाब उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था कि इसराइल को तस्लीम करें। उन्होंने तो वहाँ दियार गैर में बैठकर यहूदियों के मुंह पे बैठकर ये कहा हुआ है कि भाई हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। बड़े क्लैरिटी से बात की हुई है। आज तो ये हालात हैं कि आपकी गवर्नमेंट खुलकर इसराइल के खिलाफ मजम्मत नहीं कर सकती। उन्होंने तो वहाँ उनके मुल्क में बैठकर वहाँ पे मजम्मतें की हुई हैं इसराइल की। तो आप क्या किसको ये उल्ट पटांग जो है वो नारे दे के और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो यूथ है वो आप लोगों से मुंह मोड़ चुकी है कि आप लोगों के बयानिए जो हैं वो हकीकत से करीब तर नहीं है। करीब तर तो दूर की बात है, प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल हैं और अभी तक बहुत घिसे पिटे बयानी है। तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को अगर पाकिस्तान की सियासत में रेलेवेंट रखना चाहते हैं तो कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि वही 20 साल पुराने घिसे पिटे बयानियाँ लेकर आप आ जाते हैं लोगों को बरगलाने और अजीबोगरीब बयान देने। अच्छा जी, गज़ा की बात चूँकि हो रही है तो मैं इसमें आज अप्रिशिएट करूँगी जमात इस्लामी की तरफ से एक बहुत अच्छा पावर शो हुआ। इस्लामाबाद के शहरियों ने बहुत बेहतरीन तरीके से निकल कर गज़ा के साथ एक इजहार यकजहती किया। अगरचे कल जमात इस्लामी की इस रैली के हवाले से और इस पूरी अरेंजमेंट के हवाले से काफ़ी उन्हें मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी। पुलिस ने न जाने क्यों क्रैकडाउन भी किया और शेलिंग वगैरह भी की, लेकिन अल्टीमेटली फिर आज ये फिर भी हुआ। बाद में मामला तय हो गए नेगोशिएशंस के थ्रू भी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि लोगों की बड़ी तादाद बाहर निकली और उन्होंने आके, शुक्र है कि गज़ा के साथ हमारी तरफ से भी कोई बड़ी एक इज्तिमा और एक रैली जो भी था, एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर आई वर्ल्ड में सामने। लेकिन आज जो मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो तुर्की के सदर तैयब उर्दवान साहब की तकरीर ने भी, और वहाँ पर जो एक हमने इतना बड़ा ह्यूज क्राउड, एक मैसिव सपोर्ट देखी गज़ा के लिए, वो बहुत बेहतरीन नज़र आई मुझे। और बड़ी अच्छी तकरीर तैयब उर्दवान साहब की, बड़ा अच्छा उन्होंने आईना भी दिखाया। और इसके साथ साथ फिर इंडिया में भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है जी कल के रोज़। वहाँ पर केरला में जो मुजाहरा हुआ है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था और मैं बड़ी हैरान हुई। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट की जो एक स्टेट पॉलिसी है वो तो इसराइल को सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनकी अवाम की इतनी बड़ी तादाद गज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात लगी। और फिर इस बात को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि वहाँ पर आपको इतना अलाउ भी किया गया है कि आप स्टेट पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर भी इतनी बड़ी तादाद में आपको वो प्रोटेस्ट करने का एक पूरा यानी खुला माहौल मिला है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूके और यूएसए वगैरह में भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पर स्टेट पॉलिसी कुछ और है, लेकिन अगर आप लोगों के जज्बात देखें तो पब्लिक जो है वो गज़ा के साथ खड़ी नज़र आती है। लंदन में भी जो हार्बर ब्रिज है वहाँ पर, हार्बर ब्रिज ही आई गेस अगर मैं गलत नहीं ले रही, तो बहरहाल वहाँ लंदन में भी बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है, तुर्की में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है, इंडिया में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है और थ्रू आउट हो रहे हैं। तो एक हमें प्रेशर तो नज़र आ रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस दिन यूएन में सीज़ फायर के हवाले से करारदाद मंजूर हुई है कि जी जंगबंदी होनी चाहिए, उसी रात इसराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला जो था वो प्लान कर रखा था और हर तरफ से उन्होंने गज़ा को घेरा और बहुत बड़ा ये हमला था, क्योंकि इसमें ज़मीनी तौर पर भी इन्होंने कार्रवाई की, फ़ज़ाई बमबारी भी की और पानी के रास्तों के थ्रू भी ये लोग दाखिल हुए और हर तरफ से इन्होंने एक चढ़ाई की। लेकिन फिर उसके बाद हमने कुछ सुबह के वक्त हमने मुतज़ाद इत्तलात देखी। हमास का ये दावा था कि हमने हमला पसपा कर दिया, जबकि इसराइल ये दावा कर रहा था कि हमने गज़ा का बहुत सारा कंट्रोल हासिल कर लिया है, ज़मीनी इलाका हमारे कब्ज़े में आ गया है। लेकिन उसके बाद कल मेरी बैरूत में एक सहाफ़ी से बात हुई जो कि इस सारे इवेंट को कवर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे इस बात को, जब मैंने यही सवाल उनके सामने रखा कि कौन किसका दावा जो है हकीकत से करीब तर है, तो उन्होंने फिर बताया कि ये बात दुरुस्त है कि हमास ने बड़ा पसपा किया इनका ये हमला, ये बहुत बड़ा हमला था, लेकिन हमास ने बड़ी कामयाबी से इसको पसपा किया है और इस हद तक पसपा किया है कि पहले अगर जो इसराइल की फ़ौजें थी वो गज़ा से 7 किलोमीटर दूर खड़ी होती थी, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो 17 किलोमीटर पीछे धकेल दी गई हैं।
तो बल्कि जो उनकी एक्चुअल पोजीशन थी उससे भी वो पीछे चले गए। तो ये वाकई हमास ने इसको बड़ा रोका है। लेकिन हमास और इसराइल की जो भी एक जंगी हिकमत अमली चल रही है वो अपनी जगह, अगेन ये बात यहाँ पर उठानी बड़ी ज़रूरी है कि जो गज़ा के निहत्ते फ़लस्तीनी हैं उनकी जिस तरह से नस्ल कुशी हो रही है वो किसी तौर कबूल नहीं है। और इस बात को देखना पड़ेगा कि इसके लिए फौरी तौर पर क्या होता है कि कम से कम रिहायशी इलाके, और ये वो जो ऐसे इलाके जहाँ पर पूरा, यानी आपको पता है कि 40% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गाज़ा शहर का वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और वो एक कंक्रीट का ढेर बन चुका है। बिल्कुल एक यानी बड़ी बड़ी उसकी इमारतें थी, हाई राइज बिल्डिंग थी, फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स हमें नज़र आते थे जो पिछली उसकी वीडियोस आप देखें, लेकिन अब वो बिल्कुल आपको एक मलबे का ढेर नज़र आ रहा है। तो 40% उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। तो ये सारी सिचुएशन है, इसको मेरा ख्याल है कि हंगामी बुनियादों पर देखना होगा। लेकिन अगेन वही बात है कि देखेगा कौन, यहाँ पर जो प्रेशर डाला जा सकता है वो तो अरब ममालिक की तरफ से डाला जा सकता है, लेकिन वहाँ पर हमें एक अजीब सी खामोशी नज़र आती है। थोड़ा बहुत कोई स्टेटमेंट या कोई मजम्मत नज़र आ जाती है, लेकिन अमली तौर पर हमें कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग अमली कदम ऐसा नज़र नहीं आता कि जिसकी वजह से अमेरिका भी इसराइल भी सोचने पे मजबूर हो जाए या हमले रोकने पे मजबूर हो जाए। देखते हैं जी, अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों के हाल पर रहम करे। इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।